हेलो ट्वेल्थ क्लास, आप सबका स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चलो तो अभी हम पहले चलते हैं लेखक परिचय पर। हमारे लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराई हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में। इनकी प्रमुख रचना है मेला अंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे इनका उपन्यास है, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप इनका कहानी संग्रह, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली जो कि 5 खंडों में समग्र है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिरजनहार के बंदे बंदाई, नियम कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, आंचलिक मतलब जिस परिवेश में आप रह रहे उनके हिसाब से, प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी ये भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी और रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला अंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला अंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में घाव की भाषा संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा में लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। मतलब उस गांव के परिवेश को ही नायक यानी हीरो बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनपढ़ रूप में ही आता है, इसीलिए उनका ये अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मेला भी है। स्वतंत्रतोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्या यानी गाँव की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचना इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। मतलब कि भाषा तभी सिद्ध होगी जब हम जिस भी अंचल से बिलोंग करते हैं वहाँ के साथ साथ इस भाषा की बोली भी हो सकती है। ये जो हमारी कहानी है पहलवान की ढोलक, इसमें मतलब कि इतनी अच्छी कहानी है कि जिसमें मतलब कि पूरा गांव महामारी की चपेट में आ जाता है और सबका आत्मविश्वास गिरने लगता है। तब एक पहलवान होता है जो कि ढोलक बजाता है, वो उस ढोलक से सब लोगों के अंदर आत्मविश्वास को जागृत करता है और इस तरीके से पूरी कहानी है। तो आइए हम अब चलते अपनी कहानी पर। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन मतलब सर्दी का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियात शिशु की तरह मतलब छोटे बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निष्पदता मतलब सब और झोपड़ियों में सन्नाटा था और एकदम अंधेरा था और मतलब किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निष्पदता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कई प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन यानी कि रात को जो सियार होते उनका रोना
और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान, क्योंकि सब और बीमार थे तो उन सब की आवाज की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। राख पर क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे थे तो उनकी जो जली हुई राख थी उसके ऊपर सिकुड़ कर सो जाते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, फिर रात में वापस सब मिलकर रोने लगते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताना ठोक कर ललकारती रहती। सिर्फ पहलवान की ढोलक, और पहलवान की ढोलक है वो सारी रात बजती रहती। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। चट धा घिड़ धा, चट धा घिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी, क्योंकि उससे लोगों में हिम्मत बनी रहती थी। लट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह, सॉरी। ये तो वह कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग, यानी पूरे इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, उन्हें इसको सिर्फ जिले भर के लोग ही जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसते थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब मर जाता। अनुसरण का मतलब विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोशन दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी, क्योंकि उसको सास को तंग करते थे तो उसको ये था कि मैं इन सब लोगों से बदला लूंगा। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांचल बना दिया था। जवानी में कदम रखते वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेश देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसके नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा मतलब कि रियल शेर का बच्चा नहीं, कोई ताकतवर पहलवान। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती है। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह को अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर, मतलब उसने सबको हरा दिया था। शेर का बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकार यानी हंसता हुआ भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। शेर का बच्चा मतलब जोर से दहाड़ता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित यानी थोड़ा सा घबराया से उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बांझ की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा ही मरा, मतलब उसको ऐसा सबको डर लगा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा।
राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवा और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने भी धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मतलब मुझे लड़ने दो उससे। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोहलाल बढ़ गए, मतलब आवाजें बढ़ गई। मेले के दुकानदार भी दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही थी। चट धा घिड़ धा, चट धा घिड़ धा, मतलब ढोलक की आवाज। भरी आवाज में एक ढोल जब अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिट धा, चट गिट धा, चट गिट धा, मत डरना मत डरना मत डरना, मतलब उसे ढोलक से हिम्मत मिल रही थी। लुट्टन की गर्दन पर कहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर ही रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकला, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटक चटक धा, चटक चटक धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर से लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीन धिक धीना, अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो गया, मतलब नीचे गिर गया हार कर। धा गिड़ गिड़ धा, गिड़ गिड़ धा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं रह सकी, किसकी जय ध्वनि की जाए। फलत अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्याम सन जी की जय ध्वनि की। में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजय लुट्टन कूदता फादता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि उसने ढोल की आवाज पे ये कुश्ती लड़ी थी। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवान को जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राजा पहलवान हो गया। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन सेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, मतलब आगे ना दिमाग में किस तरीके से हरकतें कर रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उस क्षत्रिय का काम किया, मतलब उसने लड़ने का काम किया, क्योंकि राजा लोगों का काम ही लड़ने का होता था। इसलिए उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, मतलब उसका नाम हो गया। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसे प्रसिद्धि में 4 चांद लग दिए। कुछ वर्षों में उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा कर आसमान दिखा दिया।
काली खा के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी यानी कि सामने वाले पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, मतलब उसको भी हरा दिया। उसके बाद से ये राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में और वजीरों को झकझोर कर भाग दौड़ता हूँ हाँ हूँ। सुनने वाले कहते राजा का बाग बोला। ठाकुरवाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ जाते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चौगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह, मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले को मतवाले बोलते, झूमता चलता। दुकानदारों को चुअल करने की सुस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ, 1.5 सेर और बैठ जा, मतलब 1.5 सेर लिया और बैठ जा। 2 सेर रसगुल्ला का उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलेरिया ठूस ठुडी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता है। मेले में से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, मतलब ये सब मेले से वो खरीदता है। हंसता हुआ वो वापस जाता है। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, मतलब शरीर तो बढ़ गया था लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों के समान हो गई थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बुढ़ा राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गटीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अब दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोल बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिकों को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी कि मर गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी तो राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। भाई क्या अभी ये दंगल नहीं कराना है। पहलवान तथा दोनों भाभी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबुल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हेरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पर घोड़े की रेस को ले लिया। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक चौर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था।
गांव के किसान और खेतियार मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में वह अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ। वज्रपात का मतलब कि ये बीमारी आई। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी। अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होना, फिर अन्न की कमी हो गई और अब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। गांव प्राय सुना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक यानी कि हृदय को दुख पहुंचाने वाले रुदन रोने की आवाज के बावजूद लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग भागते कूदते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मीय को ढांढस बना देते, मतलब हिम्मत देते थे। और क्या करेगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो भैया, घर में मुर्दा रखेंगे कब तक रोओगे। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। मतलब कफन नहीं मिले तो नदी में ही बहा दो, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी। इतनी लाशें दिन भर में होती थी। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, छू भी नहीं करते थे, उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभाषिका को सिर्फ विभाषिका मतलब ये जो रात में सब हो रहा था मरने वाले की, उसको बोलते विभाषिका। जैसे अग्नि की विभाषिका बोलते ना, जो अपने हाथों में नहीं है जिसको रोकना, वो सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, मतलब शाम से लेकर सुबह तक, वो चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्ध मृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी, क्योंकि इसकी ढोलक से सबको लगता था कि भाई अभी तक मतलब हिम्मत है हम में। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ति हीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ लाती थी, मतलब जो एकदम शक्ति शून्य हो गई थी उसमें भी वापस ऊर्जा हो जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट घात में पड़े, मतलब उसके बेटे भी आ गए थे। असहाय वेदना मतलब जो नहीं सही जा सकती, चटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो